नमस्कार दोस्तों, मंतव्यम शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, और जो रीट के पाठ्यक्रम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इत्यादि में जो आता है मनोविज्ञान, उसी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो पहले के जो वीडियोस में हमने डाले हैं उसमें आपने देखा होगा, बात की थी अपने, एक तो की थी मनोविज्ञान शब्द की। किसकी बात की थी भाई? मनोविज्ञान की। दूसरी बात अपन ने की थी इसमें शिक्षा की। किसकी? शिक्षा की। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान के साथ में जो शिक्षा, दोनों जो हम बात कर चुके हैं। तो आज जो सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? शिक्षा मनोविज्ञान की। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जो हम बात करना चाह रहे हैं, इससे पहले जो कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के क्या कितने स्वरूप जो बने हैं, किस तरीके से मनोविज्ञान पहले आत्मा का था, फिर मन मस्तिष्क का हुआ, फिर चेतना का और व्यवहार का आया। मनोविज्ञान क्या करता है, इसके बाद में हमने जो बात की थी वो की थी शिक्षा क्या है। शिक्षा के लिए हमने बात की थी, शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बनी, जैसे बात कर रहे थे, उनके उद्देश्य क्या है, ये संपूर्ण बात हमने कर चुके थे। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। एजुकेशन शब्द की जो बात कर रहे हैं, जो एडुकेटम से बनी है। और आज हम बात कर रहे हैं दोनों शब्दों को लेकर के, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को लेकर के जो एक नया विषय बनता है, शिक्षा और मनोविज्ञान, इसके संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा विषय है, और हम हमारी जो विषय रीट वाला, ये हम बात करें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लाइब्रेरियन इत्यादि में जो विषय आता है शिक्षा मनोविज्ञान, उसके संदर्भ में भी हम अपने विषय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की। सब्जेक्ट क्या है अपना? शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, देखने में हमें ये सब्जेक्ट लग रहा है, तो ये दो विषय है, अलग अलग है, और दोनों विषय बनकर के शिक्षा मनोविज्ञान का जो एक नया विषय बन के आता है। मनोविज्ञान का एक शाखा के रूप में यदि अब देखा जाए, यानी ये शिक्षा मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। पहली बात तो ये, यानी मनोविज्ञान की क्या है? ये एक शाखा है। क्लियर है बात भाई? यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक छोटी सी एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान की है। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत लंबा है, और इस शाखा की उत्पत्ति की जब बात की जाए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति की बात की जाए, इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो उत्पत्ति की जब बात करते हैं, तो उत्पत्ति की जब संदर्भ में कहते हैं, तो 19वीं इसको माना जाता है। 1900 के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। कब हुई भाई? 19वीं। अब यहाँ 19वीं में लाने के लिए ये कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह से शिक्षा की इसकी बात नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक हमें प्रथम पुस्तक मिलती है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है, वह प्रथम पुस्तक कौन सी है बता सकते हैं भैया आप लोग? प्रथम पुस्तक कौन सी है शिक्षा मनोविज्ञान की? तो फिर प्रथम पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रिंसिपल साइकोलॉजी। कौन सी है यदि बात करें तो? प्रिंसिपल साइकोलॉजी। प्रिंसिपल साइकोलॉजी, ये आपको याद होगी भाई, ध्यान होगी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, अब यहां से प्रश्न बन सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा के रूप में, यानी मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का भाई 1900 के अंतर्गत यही। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल साइकोलॉजी। दूसरा यहां से देखो प्रश्न बन सकता है, यदि हम बात करें तो ये प्रिंसिपल साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई, तो यह जो प्रकाशित हुई भाई, वो हुई 1895 इसमें। कब हुई? सन 1895, यानी 95 के अंतर्गत। अब ये बनते हैं कि ये पुस्तक लिखी किसने, तो ये पुस्तक लिखने वाले देखिए अमेरिका का व्यक्ति है। अमेरिका व्यक्ति, क्या दार्शनिक भी कहते हैं इसको, दार्शनिक, और दार्शनिक के साथ साथ में भी ये मनोवैज्ञानिक भी है। कौन है? मनोवैज्ञानिक। अब इसका नाम क्या है भाई? बहुत आप इस नाम से परिचित हैं,
और उसका नाम है, आपने देखा सुना भी होगा, विलियम जेम्स। कौन है भाई? विलियम जेम्स। यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अगर मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में मानी जाती है। प्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल साइकोलॉजी है। प्रकाशित कब हुई? 1895 में हुई। किसने लिखी? विलियम जेम्स ने लिखी। कब? और ये जो कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, और ये दार्शनिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक है। क्लियर है? अब ये देखिए, यदि देखा जाए ये जो मनोविज्ञान की 1900 में तो हुई, परंतु यदि इसको देख लें, यदि हम इसके कैसे इसकी भूमिका रही, सक्रियता रूप से कब प्रकाशित हुई, यानी मनोविज्ञान की शाखा के रूप में, मनोविज्ञान जो है उसकी एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव तो यदि कहते हैं उत्पत्ति 1900 में, लेकिन विधिवत रूप से यह प्रचार प्रसार इसका किस तरीके से हुआ, सक्रिय कैसे रहा, तो यदि पूछ लिया जाए यानी सक्रियता रूप से कब धारण हुई, तो सक्रियता की बात की जाए तो 1920 के अंतर्गत इसका माना जाता है। 1920 के अंतर्गत विधिवत रूप से एक प्रमुख शाखा के रूप में प्रकाशित हो जाती है शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहां एक और प्रश्न बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को ये किसके प्रयासों से फलस्वरूप एक अलग से विषय बना, तो यहां इसके अलग से यदि विषय की बात की जाए तो किस किस लोगों ने इसका विषय को प्रकाशित, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक नाम है वैज्ञानिक का थॉर्नडाइक। कौन है भाई? थॉर्नडाइक। याद रखना भाई, थॉर्नडाइक। ये जो थॉर्नडाइक है, एक तो प्रयासरत ये थे, और थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी थॉर्नडाइक क्या है यहाँ पे? जनक। किसके हैं भाई? शिक्षा मनोविज्ञान, या इसको कई बार कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। कौन? शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक है। और इन्होंने प्रयास किया, सक्रिय प्रयास किया, और इनके सक्रिय प्रयासों ही थॉर्नडाइक के साथ साथ में देखिए एक आता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, इसके जनक कौन माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। कौन है भाई? थॉर्नडाइक। अब ये विधिवत रूप से कब? 1920 में। उत्पत्ति पूछ ली जाए तो कैसी होगी भाई? 1900 में। लेकिन एक सक्रिय प्रयासों से ये कब हुआ? 1920 के अंतर्गत। इनके सहयोगकर्ता कौन कौन है जो इनके सक्रिय प्रयासों में इनकी मदद की इस कार्यकाल के दौरान, और किन किन लोगों ने ये किया? तो यह एक तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम आप जानते हैं, टर्मन। टर्मन ने भी प्रयास किया। शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अलग से हो। टर्मन के साथ में एक आता है व्यक्ति जड़। कौन है भाई? जड़। ठीक है, टर्मन वही है जो बुद्धि का भी इन्होंने दिया है। और थॉर्नडाइक के भी देखो अधिगम के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति आता है स्टेनली हॉल। कौन है? स्टेनली हॉल। ये व्यक्ति है भाई कौन कौन? टर्मन, जड़ और स्टेनली हॉल। इनके सक्रिय प्रयासों की वजह से शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक अलग से प्रादुर्भाव हुआ, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में आई, और इसीलिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सक्रियता के रूप से शिक्षा मनोविज्ञान 1920 के अंतर्गत आई। तो ये नाम याद रह जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत देखो एक तो अधिगम की बात की जाती है। किसकी? अधिगम। और एक अधिगम के साथ साथ इसके अंतर्गत बात करते हैं भाई जो शिक्षण। किसकी बात करते हैं? अधिगम और शिक्षण, दोनों चीजों की बातें की जाती हैं इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। जो थॉर्नडाइक ने दिया उसने केवल एक ही बातें की, एक तो शिक्षण की बात की है उन्होंने और एक अधिगम की बात की है, इसलिए अधिगम का गम न करें। तो यहां शिक्षा मनोविज्ञान दोनों के शब्दों की अब आपके जो प्रश्न बनते हैं वो आप देख सकते हैं। पहली बात तो क्या बनती है? शिक्षा और मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में पढ़ाई जाती है। इसकी उत्पत्ति 1900 के अंतर्गत हुई है। इसकी प्रथम पुस्तक है ना प्रिंसिपल साइकोलॉजी है, 1895 में इसमें इसको लिखा गया, प्रकाशित हुई थी। किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। और ये कहाँ का था? ये अमेरिका का था, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। इसके साथ में देखिए
दार्शनिक और क्या था ये, मनोवैज्ञानिक। 1920 के अंतर्गत सक्रिय प्रयासों के द्वारा, किन किन के, थॉर्नडाइक के द्वारा, टर्मन, जड़ और ये सारे लोगों ने मिलकर के सक्रिय प्रयास किया, तब जाकर के 1920 में सक्रियता के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। थॉर्नडाइक को ही इसका क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। किसको, थॉर्नडाइक को किसका जनक माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहां तक की अपने बात हो चुकी है, कौन कौन सी, देखो एक बात हो गई अपनी शिक्षा की, एक बात हो रही है अपनी यहां पे मनोविज्ञान की, दोनों चीजें हैं। अब यहां जो हम पहले पढ़ चुके हैं शिक्षा और मनोविज्ञान, देखिए जो शिक्षा होती है और ये मनोविज्ञान जो है क्या करते हैं, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है। क्या करती है भाई, शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन। अब आप बताइए परिमार्जन क्या होता है, परिमार्जन मांजना यानी सफाई करना। शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में जो जो कहीं गंदगियां हैं, व्यवहार में जो कमियां हैं, व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से नहीं हो पा रहा है, उस व्यवहार की जो गंदगी दूर करने का कार्य करती है वह शिक्षा करती है। वह क्या करती है, इसीलिए कहते हैं मांजना पोंछना, जो मांजने की क्रिया होती है ना मांजना, वो मांजने का मतलब सफाई करना, यानी व्यवहार का परिमार्जन का कार्य शिक्षा करती है। तो फिर मनोविज्ञान क्या करती है, अब मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो व्यवहार का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान क्या करती है, ये मनोविज्ञान करती है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है भाई, दोनों को अलग अलग विषय के रूप में भी हमने पढ़ा है। तो यहां देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन करती है, मनोविज्ञान क्या कर रहा है, व्यवहार का अध्ययन करवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब देखो शिक्षा जुड़ा हुआ है तो व्यवहार का जो परिमार्जन है वो किसके क्षेत्र में करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में परिमार्जन करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम क्या कर सकते हैं, शैक्षिक परिस्थितियों में। किस में करेगी ये, यानी शैक्षिक परिस्थितियों में किसका, व्यवहार का परिमार्जन। शैक्षिक परिस्थितियों में क्या कर रही है ये, व्यवहार का परिमार्जन। और उस व्यवहार का परिमार्जन क्या कर रही है शैक्षिक परिस्थितियों में, व्यवहार का परिमार्जन ये कौन कर रही है, शिक्षा कर रही है। शैक्षिक परिस्थिति क्या हो सकती हैं, शैक्षिक परिस्थितियां बंधु वह होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, वो सारी की सारी शैक्षिक परिस्थितियां बनती हैं। उन शैक्षिक परिस्थितियों में क्या करती है, परिमार्जन। और उस परिमार्जन करने के लिए, परिमार्जन कैसे करें, इसके लिए मनोविज्ञान सहायता करती है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए क्या करना, व्यवहार का परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। समझ में आ रहा है भाई आपको, दोबारा से समझिए। देखिए शिक्षा पर्टिकुलर यदि हम बात करें, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है। शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन करती है। मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। जब ये दोनों विषय एक साथ काम आए, शिक्षा मनोविज्ञान जब जुड़ जाते हैं, यानी शिक्षा में मनोविज्ञान, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान, दोनों शब्द हैं, शिक्षा में मनोविज्ञान, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान, शिक्षा का मनोविज्ञान। तीन सब्जेक्ट बन रहे हैं भाई। देखो एक क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है शिक्षा में मनोविज्ञान, एक बन रहा है भाई यहां पे बात करें तो शिक्षा का मनोविज्ञान, और एक बनता है शिक्षा के लिए मनोविज्ञान, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, शिक्षा में भी मनोविज्ञान होता है, शिक्षा
का मनोविज्ञान, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान। तो शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो व्यवहार का परिमार्जन यानी शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या करता है, व्यवहार का परिमार्जन। और उस व्यवहार के परिमार्जन के लिए क्या किया जा रहा है, अध्ययन। क्या किया जा रहा है, अध्ययन। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होगा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। और मैं ये आपको पहले समझा चुका हूं कि मनोविज्ञान का आज यदि हम बात करें तो आज मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। आज मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का। और मैं ये बात भी आपको पहले वाले वीडियोस में आपने देखी होगी, पहले और दूसरे वीडियो में, व्यवहार किसे कहते हैं, वे क्रिया का संपादन व्यवहार होता है। क्या पढ़ा है अपन ने, यानी क्रिया का संपादन, संपादन क्या होता है, व्यवहार होता है। अब ये देखिए क्रिया का संपादन व्यवहार है तो क्रिया किसे कहते हैं, जो कुछ भी करता है वो संपूर्ण क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया यानी जो चलना फिरना उठना बैठना, तो पढ़ने की क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ना लिखना बोलना, जितनी जो क्रियाएं हम करते हैं, अधिगम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वो संपूर्ण क्रियाएं जो है व्यवहार है। और उस शैक्षिक परिस्थिति में जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उस व्यवहार का परिमार्जन का कार्य शिक्षा करती है। और उस व्यवहार का परिमार्जन जब होगा भाई, जब उसका अध्ययन कर लिया जाएगा। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो गया, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए क्या करना, शिक्षा का यानी व्यवहार का अध्ययन करना। यह संपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहेंगे भाई, शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है बात भाई, दोबारा से देखिए, रिकॉल कीजिए इस बात को। बात पहले हुई शिक्षा मनोविज्ञान की, आज बात कर रहे हैं हम शिक्षा और मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 के अंतर्गत और व्यवस्थित रूप से कब, 1920 के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। कौन है भाई, थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपल साइकोलॉजी है। प्रिंसिपल साइकोलॉजी कब लिखी गई, प्रकाशित हुई 1895 में। किसने लिखी भाई ये, तो इसकी बात जब करते हैं विलियम जेम्स ने। अच्छा, ये जो पुस्तक लिखी गई ये कहां, कौन कहां का था, ये अमेरिका के हैं। क्या है ये, दार्शनिक के साथ साथ में मनोवैज्ञानिक भी है। क्लियर है। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा व्यवहार का अध्ययन करती है। कौन सी स्थिति में, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान क्या करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है, सॉरी शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन करती है। मनोविज्ञान क्या करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है। कैसी परिस्थिति में, दोनों का अर्थ क्या होगा, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है। क्लियर है यहां तक की बातें। अब यहां देखिए हम बात करते हैं, यहां शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देखिए छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है यहां पे, छात्र के व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, छात्र के व्यवहार का अध्ययन। ये ध्यान रखना, छात्र के व्यवहार का यानी कौन सी परिस्थितियों में करेंगे, ये सबके साथ जुड़ेगा भाई, शैक्षिक परिस्थिति, शैक्षिक परिस्थितियों में छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, अब यहां सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, यहां सीखने की प्रक्रिया पर क्या किया है भाई, थॉर्नडाइक ने बल दिया है। किसकी प्रक्रिया पे दिया है, जो जनक है इसका, जनक कौन है, जनक है थॉर्नडाइक। और ये थॉर्नडाइक किस पे देता है, ये सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया पर बल। अब मैं आपको ये बात बता दूं, थॉर्नडाइक ने जो है ना, जो पशु व्यवहार पर और सीखने की प्रक्रिया दोनों पे अध्ययन किया है। यानी किस पे किया है, एक तो सीखने की प्रक्रिया पे बल दिया है और एक पशु व्यवहार पर भी बात करता है। पशु व्यवहार
ध्यान रखना भाई, यानी थॉर्नडाइक किस किस पे बल देता है? सीखने की प्रक्रिया और पशु व्यवहार पे बल देता है। और इसके अंतर्गत यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो अब ये दो चीजें आ गई। शिक्षा व्यवहार का, यानी क्या कर रही है शिक्षा, क्या कर रही है? व्यवहार का परिमार्जन। मनोविज्ञान क्या कर रहा है? मनोविज्ञान कर रहा है व्यवहार का अध्ययन। तो यहां यदि बात करें, शिक्षा जो होती है, शिक्षा क्या करती है? जैसे कैसे सीखा मोर ने अजब डांस फरमाना, कैसे सीखा कोयल ने मीठा गाना गाना, कब कहां और कैसे पपीहा विरह गाए, विरह वेदना में तपना कैसे सीखा जाए। तो सीखने की प्रक्रिया की जो बात करती है यहां पे मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो सीखना यानी कब, कहां, कैसे। अब देखिए, शिक्षा तो क्या करती है? शिक्षा व्यवहार में क्या करती है? परिमार्जन करती है। शिक्षा क्या कर रही है? शिक्षा क्या करती है? शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है। क्या करती है? परिमार्जन। परिमार्जन। शिक्षा क्या करती है? व्यवहार का परिमार्जन। लेकिन परिमार्जन कब किया जाए, कहां किया जाए, कैसे किया जाए, यह संपूर्ण कार्य ये करती है मनोविज्ञान। इसीलिए शिक्षा जो है बिगर मनोविज्ञान के एक पंगुवत कार्य करती है। इसलिए मनोविज्ञान का यदि सहारा ले लेती है शिक्षा, तो बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चे का क्या करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हुए अपने व्यवहार से उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहां दो बातें आ गई। देखिए, हमें व्यवहार का अध्ययन करना है छात्र का। किसका करना है? छात्र का। छात्र के व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन। ये छात्र के व्यवहार का अध्ययन कौन करवाएगा? छात्र के व्यवहार का अध्ययन करवाएगा मनोविज्ञान। कौन करवाएगा? मनोविज्ञान। छात्र के प्रश्न आते हैं आपके, छात्र के व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन कौन करवाएगा? शिक्षा। दूसरी तीसरी बात हम बात करें, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में छात्र के व्यवहार का अध्ययन करते हुए परिमार्जन कौन करेगा? ये करेगा भाई शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, आपको विषय समझ में आ जाना चाहिए। यानी शैक्षिक परिस्थिति में छात्र के व्यवहार का अध्ययन करती है, परिमार्जन कर्म करेगा शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहां शिक्षा क्या करती है? किसका? शिक्षा क्या करती है? परिमार्जन करती है। क्या कर रही है? परिमार्जन। लेकिन परिमार्जन कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, कितना किया जाए, क्या तरीके अपनाए जाए, वो संपूर्ण तरीके अपनाने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान है। कैसे? छात्र का व्यवहार है, उस छात्र के व्यवहार, यानी व्यवहार का, छात्र का व्यवहार है, व्यवहार के द्वारा, शिक्षक के व्यवहार के द्वारा क्या किया जाएगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन। पहले पढ़ना नहीं आता, लेकिन आज पढ़ना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आज समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें क्या कहते हैं? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। दोबारा बोल रहा हूं, यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कौन सी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में कार्य करना। अब ये करेंगे कैसे? करने के लिए क्या होता है बंधुओं? करने के लिए हमें मनोविज्ञान की विधियों में जाना पड़ता है।
मनोविज्ञान के तरीकों को अपनाना पड़ता है। अब मनोविज्ञान के प्रति देखिए, कक्षा कक्ष में परिस्थितियां अलग होती हैं, यदि हम घर में बात करें वो परिस्थितियां अलग होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी विधियां हैं, यानी मनोविज्ञान की विधियां हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम में ली जाती है। अब परिस्थितियों का अध्ययन कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से करें, उन विधियों के बारे में माध्यम से हम कर सकते हैं, जो उसका अध्ययन करके क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का ये आपको सामान्य परिचय समझ में आ गया हो गया। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं, किसके क्षेत्र हैं बात करें तो अपन, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। देखिए बंधुओं, शिक्षा मनोविज्ञान के, देखो मनोविज्ञान के क्षेत्र हमने देखे थे, सामान्य, विशेष और व्यवसायीकरण मनोविज्ञान के देखे थे। लेकिन इस शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आएंगे, शिक्षा की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं अपन। तो आपके जो रीट वाला पाठ्यक्रम है, आपके सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में जो साइकोलॉजी वाला पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो यदि हम देखें ये क्षेत्रों की बात करें तो आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में बात की जाती है वंशानुक्रम की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, यानी वंशक्रम कह सकते हैं इसको, वंशक्रम या वंशानुक्रम, ये वंशानुक्रम की बात की जाती है। जैसे किसी ने कहा है, आपको पता भी है इस बात का, कि व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है, जो बुद्धि है यानी यह प्रतिभा है, जो कुछ भी है, उसके वंशक्रम में जितना जो बुद्धिमान हो चुका, उससे इंटेलिजेंट, उससे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वंशक्रम भी क्या करता है, मनोविज्ञान का विषय बनता है। वंशक्रम के आधार पर भी हम देखेंगे। इसी के साथ में यदि देखें डेवलपमेंट, यानी दूसरा इसका क्षेत्र क्या आता था, विकास। ये विकास के क्रम के अंतर्गत भी क्या होती है, हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है विकास भी, जिसके अंतर्गत हम बाल विकास को पढ़ेंगे, इत्यादि को पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, वंशक्रम हो गया, वंशक्रम के साथ ही क्या हो गया, इसके अंतर्गत विकास हो गया। एक इसके अंतर्गत आती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कौन सी आती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्लियर है बंधुओं, कौन सी हो गई, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यानी वंशक्रम के बाद में कौन सा आ गया इसके अंतर्गत, यानी डेवलपमेंट, विकास, और एक आ गया व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बाद यदि हम बात करें, इसके क्षेत्र में आता है व्यक्तित्व। कौन सा आता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी भी आपके सिलेबस में अंतर्गत आती है, वह भी इसी का क्षेत्र बनता है। एक इसके अंतर्गत आती है विशिष्ट बालक। कौन सा आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद में व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक। देखो विशिष्ट बालक का मतलब यहां भिन्न जो बालक होते हैं, यानी विशिष्ट बालक वो कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत कैसे भी प्रक्रिया के, नहीं वो डल बुद्धि का भी हो सकता है, वो जीनियस भी हो सकता है अपने आप, यानी एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत भी एक इसके अंतर्गत आती है भाई अधिगम प्रक्रिया। क्या आती है, अधिगम प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया का जो क्षेत्र, अधिगम प्रक्रिया जो है वह भी इसी के अंतर्गत आती है। और इसी में देखिए आता है पाठ्यक्रम का निर्माण। कहता है यह भी इसी का विषय है, पाठ्यक्रम का निर्माण। क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण जो हम बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम किसके लिए होता है, छात्रों के लिए होता है। तो हम छात्रों की बुद्धि लब्धि, बुद्धि स्तर, उसके आयु वर्ग, उसने सीखने की प्रक्रिया, उसके संपूर्ण कार्यों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, संपूर्ण को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और वो पाठ्यक्रम निर्माण भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ऐसे ही इसी प्रकार आते हैं इसमें मानसिक जो विकास है। कौन सा विकास है भाई, मानसिक विकास। और मानसिक जो विकास के अंतर्गत भी यानी बात करें इसके अंतर्गत, यानी मानसिक स्वास्थ्य भी बोल सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कैसा क्या है, मेंटल हेल्थ। जो चौथे शिक्षा के जो 4 उद्देश्य हैं, गांधी जी ने पहले 3 दिए थे। कौन कौन से, 3H की बात की थी गांधी जी को, आपको पता हो तो 3H की। 3H कौन कौन से थे, हेड, हैंड और हार्ट।
लेकिन वर्तमान में 4H की बात की जाती है, और 4H के अंतर्गत कौन सा आता है? मेंटल हेल्थ। कौन सा आता है? मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी हिसाब से देखिए, एक आती है शिक्षण विधियां। कौन सी आती है? शिक्षण विधियां, मेथड्स, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां भी आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आती हैं। अब जब हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ऊपर तुम प्रश्न जीवनी साहब ने जो पढ़ा था आपने, आज अदा विकास राशि से, तो ऊपर तुम प्रश्न, उपचारात्मक, प्रयोगात्मक, प्रश्नावली, ये मनोविज्ञान की विधियां हैं। और एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए भी अलग अलग विधियां हैं। उन विधियों की बात भी हम आगे चल के क्लासों में करेंगे। तो शिक्षण विधियां भी क्या है? मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसी के बाद में आता है भाई, यानी पाठ्यक्रम निर्माण हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, इसके साथ में एक व्यक्ति का बहुत कुछ छात्रों को दिया जाता है, निर्देशन। क्या दिया जाता है? निर्देशन। और निर्देशन के साथ में उसको क्या दिया जाता है? उसको परामर्श किया जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं निर्देशन एवं परामर्श। क्या कहते हैं? निर्देशन और परामर्श भी किसके अंतर्गत आता है? यह भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। एक आता है, देखिए बहुत बड़ी, जो हम सब कुछ कार्य करने के बाद भी, जिसका हम कहते हैं मापन और मूल्यांकन। और क्या होता है? मूल्यांकन। ये मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन भी, जो अब आपको ये पूरा पाठ्यक्रम नजर आ रहा होगा, जो भी आप स्टूडेंट्स यानी रीड के हो, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड जो भी है, उसके अंतर्गत पूरा पाठ्यक्रम यही आता है। और ये सारे के सारे क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही आता है, देखिए, समूह गतिशीलता। एक क्या क्षेत्र है इसमें? समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता, यानी समूह गतिशीलता भी क्या है? समूह में यानी हम क्या कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से समूह को हम ले जा सकते हैं। और एक आता है शिक्षण के साथ ये है अनुदेशन। क्या आता है भाई? अनुदेशन। तो ये संपूर्ण जो क्षेत्र है भाई, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। इन मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अंतर्गत हम क्या करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बंधुओं, तो ये जो चीजें आपने देखी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हो गए? वंशक्रम, वंशानुक्रम, विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम का निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियां, निर्देशन परामर्श, मापन मूल्यांकन, समूह गतिशीलता, अनुदेशन। और व्यक्तित्व के साथ के अंतर्गत यदि हम बात करें, संपूर्ण ये व्यक्तित्व जो है किस तरीके से पर्सनालिटी बनती है, उसमें इंटेलिजेंसी इत्यादि इत्यादि संपूर्ण आ जाती है। इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में यानी बुद्धि भी इसके अंतर्गत आती है। वो संपूर्ण कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अंतर्गत कराया जाता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, शिक्षा अलग चीज है, मनोविज्ञान अलग है, दोनों मिलकर के सब्जेक्ट बने शिक्षा मनोविज्ञान। ये शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का परिमार्जन करते हुए अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हुए परिमार्जन करते हैं। और इसी के साथ में आपका इसका जनक कौन है शिक्षा मनोविज्ञान का, यह कब प्रादुर्भाव हुआ, इसका कौन सी पुस्तक है, ये संपूर्ण आपके इस क्लास में आपको मिली होगी। दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे मैं कंटिन्यू क्लासेस डालता रहूं। आगे अपन एक एक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले जो मेथड्स हैं, विधियां कौन कौन सी हैं, उन विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आपको ये मैं समझता हूं समझ में आ ही गया होगा। नमस्कार दोस्तों।